अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपनी रहमतों के साए तले रखे। खुदा की ज़ात आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रखे और आपका साया आपके बच्चों पर कायम रखे। एक दौर ख़त्म हुआ, तमाम हुआ। आज समीना कासम, जो कि मेरी बड़ी बहन, मेरी आपा थी, मिट्टी की चादर जो है वो ओढ़कर हमेशा खामोश होगी, मगर इनकी मोहब्बत, कुर्बानी और जद्दोजहद, बाज़गश्त हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। वो एक सियासी कारकुन नहीं थी, वो एक नज़रिया थी, एक बहादुर बेटी जो एक बाप की अजीम वरासत थी। वो बाप जो तहरीके पाकिस्तान में कायदे आज़म के दस्तो बाजू रहे, अमेरिका और लंदन जैसे अहम महाज़ों पर पाकिस्तान के सफ़ीर है। लेकिन समीना आपा ने अपनी पहचान किसी विरासत नहीं बल्कि अपने जज्बे, गैर मुतनज़्ज़ल ईमान, सब्ज़ हलाली परचम से इश्क पर बनाई। वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक रोशनी का मीनार थी जो हर तूफान में डटी रही। नवाज शरीफ के नजरिए की वो न सिर्फ मुहाफिज थी बल्कि इसकी तर्जमान भी थी। जब सब खामोश हो जाते तो मेरी बहन बोलती थी, जब सब पीछे हट जाती तो वो सबसे आगे आती थी। आज वो इन मिट्टी के हवाले हो गई हैं, मगर इनकी जद्दोजहद और इनकी जुर्रत, इनका अखलास, ये सब हमारी राहों को रोशन करते रहेंगे। अलविदा आपा, आपकी वफा और बहादुरी हमें कभी नहीं भूलेगी। जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए मेरी बहन के लिए कम है। मैं गवाह हूँ, कभी-कभी दिल अफ़सुर्दा होता था उनका, कभी-कभी वो अपने लीडरान, अपनी पार्टी के रवैयों से दिल बर्दाश्ता भी होती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस पार्टी के लिए लिखना छोड़ूँगी या इस पार्टी को छोड़ने के बारे में कभी सोचूँगी। उनको ऑफ़रें भी हुई, उन्होंने कहा नहीं, नवाज़ शरीफ इस मुल्क का लीडर है, हमारे दिलों में बसता है। नवाज़ शरीफ के एहसान हम कभी नहीं उतार सकते, लेकिन उनके लिए लिख कर, उनके नज़रिए की मुहाफ़िज़ बनकर हम कुछ ना कुछ अपना हिस्सा ज़रूर डाल सकते हैं। और ऐसा ही किया मेरी आपा ने। आपा नहीं है, और वो मज़े की बात ये है कि जाने से पहले किसी को बता भी नहीं सकी। वो बीमार भी नहीं थी, उनके साथ कोई ऐसी सोच भी नहीं सकता था। जिस रात को वो सोई, उस रात को मेरी बहुत सारे दोस्तों से बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि हमारी उनसे बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से 3 दफ़ा उनको शेड्यूल करने की कोशिश की गई कि आपकी पीएम साहब से मुलाकात करवानी है, लेकिन शायद वो मुलाकात उनकी किस्मत में लिखी नहीं थी। कभी अमेरिका से वापसी पर मिलने का कहा, तो कभी स्कूल में टीचर थी, बच्चों के इम्तिहान हो रहे थे, उनको छोड़कर आना इस्लामाबाद मुश्किल था। कभी भी ना हो सकी, लेकिन शायद अब अगले जहान में ये सारा कुछ होगा। आपा आप चली गई हैं, लेकिन आप हमारे दिलों में हमेशा रहेंगी। खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं अता तारड़ साहब को, जो अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद से उनके जनाजे के लिए कराची आए। और फिर मैं सिंध की तमाम क़यादत को नाम लिए बगैर एक-एक, जो कि सब के सब वहाँ पर मौजूद थे। खेलदान कोस्तानी की क़यादत और अता तारड़ की क़यादत में तमाम मुस्लिम लीगी वर्करों ने और लीडरों ने, क़यादत ने जिस तरह एक होकर समीना इकबाल कासम की फैमिली के साथ खड़े हुए, उनके जनाजे पर आए, उनकी तदफीन पर आए, मेरे ख्याल में तमाम के तमाम जो हैं वो खराज तहसीन के काबिल हैं। अल्लाह पाक मेरी बहन को अगला सफ़र आसान फरमाए। बहुत मुश्किल होता है ये वक़्त, ये बर्दाश्त करना, ये बिलीव करना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? खुदा की ज़ात ने एक इतना खूबसूरत ये निज़ाम बनाया है, जिसमें मेरे और आपके पास कोई चॉइस बचती ही नहीं है। मैं और आप कुछ कर सकते ही नहीं, हमें ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ता है, और आज हमें ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आज हमें ये मानना पड़ रहा है कि अगर आपा हमारे साथ नहीं हैं, तो कल हम भी इस दुनिया में नहीं रहे होंगे। आप मिट्टी के नीचे चली गई आपा, लेकिन आप बिलीव करें हमारे दिलों में आप आज भी हैं। एक चीज़ जो ज़ाहिर है, अब हम अपनी रूटीन के काम, रूटीन के चीज़ों की तरफ वापस आएँगे। दिल बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वीलॉग करूँ, लेकिन क्या करें? ये भी रस्म दुनिया है। करना पड़ेगा और इसी को लेके हमें आगे चलना पड़ेगा। भारत इस वक़्त बहुत शोर मचा रहा है कि इनके एक इंडिगो उनकी एक कंपनी है, जिसके जहाज़ को पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया गया। इस वक़्त उनके मीडिया पर, उनके सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी है कि हमारे जहाज़ को लैंड नहीं करने दिया गया। सवाल ये है कि ऐसा क्यों करने दिया जाता? इंडिगो जहाज़ जब दिल्ली से निकला श्रीनगर के लिए, तो रास्ते में उनकी जो एयर स्पेस है, वहाँ पर जो है मौसम काफ़ी ख़राब हुआ। वो वीडियो भी हमने देखी, दिल दहला देने वाली वीडियो है।
لیکن میرے خیال میں یہ بھارت کو شکایت نہیں کرنی چاہیے. ہم نے گڈ جیسٹر کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے ہندوستان کے لیے. ہمارے سفارت خانے جو ہیں ہندوستان میں وہ کھلے ہیں، وہاں سے ہندوستانیوں کو ویزے دیے جاتے ہیں اور وہ پاکستان یاترا پہ تشریف لاتے ہیں. لیکن کوئی پاکستانی ہندوستان کا ویزا لے کر ہندوستان نہیں جا سکتا. آپ نے ہمارے سنگرز جو آپ کے میدانوں میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ رہے تھے، آپ نے ان کو منع کر دیا. ہمارے ایکٹر جو آپ کی فلموں میں آ کے ایکٹنگ کر رہے تھے، لوگ ان کو دیکھنا چاہتے تھے، آپ نے اس کو منع کر دیا. تو پھر آپ یہ کیسے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ جب جنگ لگی ہے، آپ کا آپریشن سندور ابھی تک جاری ہے، تو ہم آپ کا جہاز اپنی زمین پر اترنے دیں؟ کیوں اترنے دیں؟ آپ کا جو ہندوستان ٹائمز جو ہے وہ چھاپ رہا ہے، ایک نوٹ چھاپ رہا ہے جو باقاعدہ طور پر تحریری طور پہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے کہ ہندوستان کا کوئی جہاز یا کوئی ایسا جہاز جس کو ہندوستان کی اتھارٹیز نے لیز کیا ہو، تمہاری اسپیڈ سے نہیں گزر سکتا. اور نہیں گزر سکتا تو مطلب نہیں گزر سکتا. پاکستان نے وہی کیا جو بنتا تھا. اب وہ دور نہیں، مودی کو نواز شریف کی طرح سے جو اچھے جسٹر دکھائے جاتے ہیں، مصروف اس کے لائق نہیں تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بخادت ہیں یہ پاکستان جب تشریف لائی ایک کانفرنس کے لیے تو ان کو لاہور بلایا گیا، اسپیشل جہاز دے کر بلایا گیا، ان کی عزت کی گئی، ان کو احترام دیا گیا میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے گڈ جسٹر کے لیے. پھر کہہ رہا ہوں گڈ جسٹر کے لیے ان کو تحفے تحائف دیے گئے تاکہ دونوں ممالک کی کشیدگی کم ہو. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اور وہی برکھا دت، شاید اس کی رگوں میں کوئی کسی اصلی خاندانی خون نہیں ہے، وہ اسی جہاز کو لے کر جتنا پروپوگنڈا کر رہی ہیں، میرے خیال میں ان کو شرم آنی چاہیے. آپ خود سوچیں بھائی، آپ کیوں بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ جہاز اتارنا چاہیے؟ ایک طرف تو آپ آپریشن سندور کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، ایک طرف تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، اور دوسری طرف اس قسم کی بکواس کیے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں بھارت کو اس جہاز کو لینڈ کرنے دیتا تو پھر بھارت نے بیانیہ بنا لینا تھا کہ پاکستان ڈر گیا، مودی کا خوف ہی اتنا تھا. مطلب یہ بھی تو بیانیہ تھا نا ان کا. لیکن تو اس لیے ہم نے نہیں کرنے دیا تو ٹھیک کیا ہے. اب اچھا، اب ہم اپنے وزیر اعظم پہ، جو ہمارے ملک کے اس وقت کے وزیر اعظم تھے عمران خان پر، ان پہ ابھی تنقید کرتے ہیں. لیکن انہوں نے گڈ جسٹر کے لیے 24 آور میں، گڈ جسٹر کے لیے ڈر سے، خوف سے، خطرے سے، مطلب ان میں آئی ڈونٹ نو اس کو کوئی بھی لفظ دے لے، لیکن 24 آور میں جہاز آپ کا چھوڑا تو کیا آپ نے شکریہ ادا کیا؟ ان کا نہیں، ڈر گئے تھے. تو اس لیے بھجن اب اس قسم کا کوئی گڈ جسٹر نہیں ہوگا. یہ ہم آپ کو ابھی سے بتا رہے ہیں. اچھا جی، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پاک بھارت کشیدگی میں امریکی کردار اور پہلگام واقعے سے متعلق غیر ملکی صحافی کے سوالوں پر آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. دوران انٹرویو غیر ملکی صحافی نے بھارتی وزیر خارجہ سے سوال کیا، کیا پاک بھارتی امریکی کشیدگی میں صدر نے ٹرمپ نے ختم کروائی؟ بلکہ سوال یہ تھا کہ ویئر واز یو ایس، کہ امریکہ کہاں تھا اس وقت؟ اس نے کہا یو ایس واز ان یونائٹڈ اسٹیٹ. اب یہ بے تکا جواب تھا جے شنکر کا کہ امریکہ میں تھا. نہیں بھائی، وہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ امریکہ کا کردار کیا تھا. پھر وہ کبھی آئے، کبھی شائیں، کبھی میرے ساتھ رابطے میں تھا، کبھی ان کا جو وزیر خارجہ وہ رابطے میں تھا، کبھی یہ تھا، کبھی وہ تھا. لیکن یہ بتانے میں کامیاب نہیں ہو پائے کہ وہ اس میں انوالو نہیں تھے. امریکہ کا صدر، طاقتور صدر، اس میں انوالو تھا. آپ لوگوں نے ان سے کہا، آپ لوگ اس کے وزیر خارجہ سے رابطہ میں تھے، آپ لوگوں نے کہا کہ ہماری پاکستان سے جان چھڑوائیں. یہ اس کی ٹوٹل، میرے جیسی جو اس کی انگلش تھی، اس کا یہی جواب بنتا تھا. غیر ملکی صحافی نے بھارتی وزیر خارجہ سے اگلا سوال کیا، آپ نے پہلگام میں 26 افراد کے قاتلوں کو پکڑا، کیا ان کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری ہے؟ اس سارے عمل میں امریکہ کا کیا کردار تھا؟ غیر ملکی صحافی کے سوالوں پر بھارتی وزیر خارجہ نے جے شنکر آئیں بائیں کی. وہ آپ لوگوں نے جو ٹویٹ ہے وہ دیکھ لیے. بعد ازاں بھارتی کانگریس نے یہ فوٹوج اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم لگاتے ہوئے پوچھا کہ ان کی زبان کیوں لڑکھڑا رہی تھی. ہاں، یہ زبان کیوں لڑکھڑا رہی تھی؟ ایک تو بیچارے کو میری طرح انگلش نہیں آتی، میرا خیال ہے اس کی انگلش ہی مطلب اتنی ہے کہ وہ بس کیا کرتا، فیض تو بیٹھ تو گیا تھا. اور دوسرا پھر ظاہر ایک جھوٹا بندہ ہے، اپنی زبان ہوتی تو پھر کوئی دائیں بائیں کرتا. اب انگلش بھی پہلے انگلش سیدھی کرے تو پھر جھوٹ بھی بولے. دونوں کام کرنے بڑے مشکل سن تے وہ میرے خیال نال نہیں کر سکیا. پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ نے 16 گھنٹے میں جنوبی ایشیا کی تاریخ میں تبدیلی کی رپورٹ کا اجرا کیا ہے. پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ میں 3 نکاتی جامع حکمت عملی تجویز دی گئی ہے. پاکستان کو واضح برتری ملی ہے، البتہ پاک بھارت جنگ خارج مکان ہے کیونکہ دفاعی طاقت کا توازن بحال ہو چکا ہے. اب کوئی اس خطے میں کوئی بہت زیادہ طاقتور نہیں ہے، سب کی برابر کی طاقت ہے. آجو بینڈ بجوانی ہے تو صبح لڑ لو. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 10 مئی کی فتح پاکستان کا شان ترین لمحہ ہے. رپورٹ کے مطابق متحرک سفارتکاری کی جائے، جنوبی ایشیا ممالک کی جانب سے ایک اسٹریٹجک سمت بندی کی جائے،
चीन, तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान और सऊदी अरब जैसे इत्तेहादियों से तल्लुकात को मजबूत किया जाए। दरिया सिंध के पानी के मुआहदे पर तहलीकी कानूनी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के RSS हिंदुवाता निज़ाम को मगरब की बैनुल अक़वामी अदालतों में ले जाया जाए। जनूबी एशिया में बैलेंस ऑफ ट्रेड्स का मॉडल मौसर रहा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं, और साडल ने भारतीय जारहियत को मौसर तरीके से रोका और खत्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखा। रिपोर्ट में 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़े के बाद से अब तक वाक़यात की टाइम लाइन भी फराहम की गई। इसके अलावा रिपोर्ट में भारतीय कशीदगी कर बैनुल अक़वामी शामिल की गई। पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स की पेशा वराना महारत, तरबियत की बढ़तरी की वजह पाक फ़ज़ाइया ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के इस्तेमाल और साइबर मैदान में बढ़तरी हासिल की, जबकि जंग के नतीजे में 3 नई स्ट्रेटेजिक हकीकतें सामने आई हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, करण थापर हैं, ज़ाहिर है इंडिया के, वो चाहे उस मुल्क के हैं, हमारे मुखालिफ मुल्क के हैं, लेकिन उसके अगर आप उनके इंटरव्यू देखें तो हकीकत पसंदी पे है। डंडी मारने की कोशिश, डेफिनेट हिंदुस्तान में बैठा है, हिंदुस्तान में रह रहा है, तो ये नहीं हो सकता कि इतना नंगा हो जाए। उन्होंने एक इंटरव्यू किया जो मैं अब उनका जो जिनसे किया उनका मैं नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, मुझे लिखना चाहिए था, बट एनी हाउ मैं आपको बताता हूँ कि उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जनाब उन्होंने हिंदुस्तान की नाकामियों के बारे में या हिंदुस्तान की खामियों के बारे में बात, उन्होंने कहा मैं अभी भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान की, उन्होंने कहा मैं दुश्मन की बात कर रहा हूँ, तो दुश्मन जाहिर है पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की फजाइया ने भारत को दिन में तारे दिखाए हैं। उनके पास J-10 जो सी था, उस J-10 सी ने सी के अंदर कोई ऐसे रेडार लगे हुए थे जो भारत के पास नहीं थे। अब ये बताएं कि राफेल से कम ताकतवर ये जो चाइना का बनाया हुआ त्यारा था, उसमें जो रेडार लगा हुआ था वो राफेल से तगड़ा था। मुझे एक बात बताएं, आपको याद है जो DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमारी तरफ से रिकॉर्ड कर ली गई आवाज, जो उनका जो जो कैप्टन था, उनका जो पायलट था, जब वो त्यारा गिरने से पहले वो जो अपने पीछे रडार पर राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, उसका हिंदुस्तान तो राब्ता ना हो पाया, लेकिन पाकिस्तान ने उस पायलट की आवाज तक रिकॉर्ड कर ली। अब इससे मतलब भारत का त्यारा है, भारत का पायलट है, राफेल त्यारा है, दुनिया का ताकतवर तरीन त्यारा है, वो जो अपना राब्ता करने की कोशिश कर रहा है रेडार से, वो ना हो पाया, लेकिन हमने उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। इससे तगड़ा और हम आपको क्या जवाब दें। और फिर J-10C को उड़ाना पाकिस्तानी पायलटों का जो कमाल है वो सारी दुनिया ने देखा है। अभी तो वो कह रहे हैं कि ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, और इस कामयाबी पर शायद हिंदुस्तान को अंदाजा नहीं था, और हिंदुस्तान ने इसको शायद इस तरह से नहीं लिया था कि पाकिस्तान इस तरह का जवाब दे सकता है, या नरेंद्र मोदी को बताने वालों ने गलत बताया था, और शायद अभी भी गलत बता रहे हैं। अब जो J-50C और गालबन इस तरह का नाम है जो चाइना बना रहा है, और वो J-10C से बहुत ज्यादा तगड़ा जहाज है, और वो जहाज बनाकर पहले चाइना अपनी आर्मी को देना चाहता था, लेकिन अब फैसला ये किया जा रहा है चाइना की तरफ से कि अपनी आर्मी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान आर्मी को दिया जाएगा। क्योंकि यहां पर एक चीज और भी बताई जा रही है, हिंदुस्तान का जो मीडिया है और जो अपोजिशन है वो हुकूमत को बड़ा लताड़ है मोदी को, कि तुम लोगों ने पाकिस्तान और चाइना को इतना नजदीक कर दिया है कि अब मतलब कि हमारा चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ कर सकते ही नहीं है, क्योंकि अब उनका एक ऐसा इत्तेहाद हो गया है इन दोनों मुल्कों पर। आप कभी भी कोई भी हिंदुस्तान की तरफ से शरारत की जाए तो ये दोनों मुल्क मिलकर लड़ेंगे और हिंदुस्तान इसकी बैंड बजा देंगे, ये बात ठीक है। अब वो जो त्यारा नया आ रहा है, वो जो हिंदुस्तान को लग रहा है कि पहले चाइना की फौज को देना था, लेकिन चाइना या तो वो 50% पर पाकिस्तान को दे रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान कह रहा है भाईजान बिल्कुल फ्री दो, अगर तुसी इस त्यारे ਨੂੰ सोना बनाना चाहते हो ਸਾਨੂੰ फ्री ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 2-4 ਚੱਕਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣਗੇ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ पैसे कमा लोगे। तो अब वो एक तो चांस ये है कि वो जहाज हमें फ्री मिल रहे हैं, और फ्री मिलेंगे तो आप खुद समझदार है कि हम उन जहाजों से क्या कमाल करने वाले हैं। बट अल्लाह पाक इस मुल्क को सलामत रखे, खुश रखे। आने वाले दिनों में भारत जो है वो हमेशा की तरह उसको उसके अपने घर के अंदर से ना, अब देखें राहुल गांधी जो उसकी बैंड बजा रहा है नरेंद्र मोदी की, वो अगले वीलॉग में आपको बताते हैं कि आपको वो नॉर्मल लग रही है, नॉट एट ऑल। खैर अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे। स्मीना आपा के लिए दुआ करे, अल्लाह पाक उनका अगला सफर आसान फरमाए। आप लोगों से यही गुजारिश है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन उनके लिए लिखें, दुआएं करें, दुआ फातिहा 3 दफा जरूर पढ़ें, और इसी तरह कुल शरीफ भी पढ़ें और उनको बख्शें। और जो लोग कुरान पाक पढ़ते हैं और पढ़कर उनको बख्शना चाहें, वो हमारी तरफ से गुजारिश है कि वो ऐसा जरूर करें।
خوش رہیں، سلامت رہیں، انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.